हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 26 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था इबो और झान वलाचिया में घूम रहे होते हैं उसी लीजेंड के बारे में और पता करने के लिए, जहाँ पर इबो को एक हैंड रिटन बुक मिलती है जिसके पिक्चर्स बहुत ही अलग लग रहे थे। तो इबो ने तुरंत वो बुक ली को दिखाई और ली ने तुरंत उसे ट्रांसलेट भी किया। इस बुक के अनुसार एक शैतान था जिसे धरती पर लोगों को सेड्यूस करने के लिए भेजा था, पर उस शैतान ने लोगों को अमर होने का लालच दिखाया, जिसके लिए उसने उनकी आत्मा का सौदा किया। लोगों ने भी उसकी बातों में आकर उसके साथ सौदा किया। अब शैतान लोगों के गर्दन पर काटकर उनका खून पीता, फिर खुद को लोगों से कटवाता और वो लोग पहले तो मर जाते, फिर दोबारा ज़िंदा होते। पर जब वो ज़िंदा होते तब वो रात के क्रीचर बन जाते। पर ये रात के क्रीचर अकेले नहीं रहना चाहते थे, इसलिए शैतान ने उसे सिखाया कि वो दूसरे ह्यूमंस को भी काट सकता है और इससे बाकी सब ह्यूमंस भी उसके जैसे ही बन जाएंगे। बस उसे उन्हें ज़िंदा छोड़ देना है, उनका पूरा का पूरा खून नहीं पी जाना। और इस तरह से धीरे धीरे और भी वैम्पायर्स बनते गए। इबो को ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए उसने ली से आगे पढ़ने की रिक्वेस्ट की। अब जान भी बाकी बुक टटोलने लगा, जिनमें से एक बुक में उसे ये मिला कि एक मिसमैच कपल रोमानिया में रहता था। फिर वो अपनी शांति की खोज में रोमानिया छोड़कर किसी और जगह जाकर रहने लगे, और वो कोई और जगह थी फिनलैंड। फिनलैंड का 70 से अधिक प्रतिशत हिस्सा जंगल से घिरा था, तो उनके लिए ये एक काफ़ी सेफ जगह थी। ली को एक और बुक मिली जिसमें लिखा था वाइट वुल्फ और उसका वैम्पायर जोड़ीदार देश छोड़कर चले गए जब यहाँ पर जंग छिड़ गई। उन्हें अपने अस्तित्व का डर था, इसलिए उन्होंने फिनलैंड के फॉरेस्ट में रहने का तय किया। तो क्या ये एक क्लू था? क्या इसे उन्हें सीरियसली लेना चाहिए? जान ने इस बात को बिल्कुल सीरियसली लिया और तुरंत फिनलैंड के टिकट बुक किए, उसमें भी हेलसिंकी के। साथ ही उसने वहाँ पर टूर गाइड के लिए भी सर्च करना शुरू किया, जो वहाँ के लोकल लोगों में से हो और जिन्हें जंगल की पूरी जानकारी हो। और अब वो दोनों इस गांव से मेन सिटी की तरफ निकल पड़े। ली ने वहीं पर रहने का तय किया। उल्टा उसने अपने बेटे और बहू को बुला लिया। तो अब इबो और जान उसके बिना बस उसे अलविदा कहकर चल दिए और जल्द ही हेलसिंकी पहुंच गए। हेलसिंकी में भी उन्होंने 4 दिन गुजारे, जिसके बाद उनका गाइड उन्हें लेने के लिए आया। वो अपने गाइड के साथ तुरंत जंगल की तरफ निकलना चाहते थे, पर उस गाइड को वैम्पायर और वेयरवुल्फ के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो जान ने उसे कहा कि वो बस उसे पास की एक अच्छी लाइब्रेरी लेकर जाए, पर वो इसमें भी फेल हो गया। तो आखिर जान और इबो ने यह तय किया कि वो खुद ही अपने सफ़र पर निकलेंगे बिना किसी की मदद के, और जितना हो सके उतना ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड रहेंगे। अब उन्होंने उस गाइड की सर्विस कैंसिल की और एक कार रेंट पे ली, ऑफ कोर्स जो फॉरेस्ट में भी काम आ सके। और उसके अगले ही दिन वो उस गांव की तरफ निकल पड़े जिसके बारे में उन्होंने इंटरनेट पर पढ़ा था। उस गांव में जाकर उन्होंने एक बूढ़े जोड़े को पकड़ा, फिर ऐप की मदद से उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके उन्हें बताया कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं। उस बूढ़े जोड़े ने तुरंत उन्हें कहानी बताना शुरू किया उस वाइट वुल्फ की, जिस जगह के बारे में उन्होंने बताया था। उनका कहना था उस जगह हमेशा एक वाइट वुल्फ को देखा जाता है जो नॉर्मल वुल्फ से काफ़ी बड़ा है। जान को तुरंत समझ आ गया कि हो ना हो वो वेयरवुल्फ की ही बात कर रहे होंगे। अब जान और इबो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। इस गांव में उन्होंने पूरा दिन बिताया, फिर उस बताई गई जगह की तरफ निकले। उन्होंने जंगल में ही रात बिताई। रात के सन्नाटे में उन्हें वुल्फ्स के हाउलिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ऑब्वियसली जान एक नर्ड था, उसने बहुत सारी पढ़ाई की थी, इसलिए उसे पता था फिनलैंड में 138 वुल्फ पैक है। इतना ही नहीं, आजकल तो वो बुक ट्रांसलेट करने लगा था। एक लीजेंड बुक की एक लाइन उसने ट्रांसलेट करके ईबो को बताई, जिसमें लिखा था इन वैम्पायर लीजेंड द ह्यूमन म्यूटेटेड इनटू अ वेयरवुल्फ टर्न्स इनटू अ वैम्पायर अ वॉकिंग कॉप्से आफ्टर
हिज डेथ। ईबो को उस पर पूरी तरह से यकीन तो नहीं हो रहा था, फिर भी उसे ये जानकर अच्छा लगा कि उन्हें इस तरह से वैम्पायर के बारे में पढ़ने को मिल रहा है। 2 दिन की यात्रा के बाद वो उस जगह पर पहुंच गए जिस जगह का पता उस बूढ़े जोड़े ने दिया था। वहाँ पर कुछ छोटे से घर थे और उनके आजू बाजू पूरा घना जंगल था। वहाँ पर कोई रूम रेंट पर नहीं मिलने वाला था, तो ईबो और जान को फिर से एक रात कार में ही गुजारनी पड़ी। वो रोड के किनारे थे, उन घरों से थोड़ा दूर। आजू बाजू बहुत शांति थी, माना कि वहाँ पर जंगल के अंदर होने वाली आवाज़ें तो हो रही थी, फिर भी जान और ईबो को बार बार ऐसा लग रहा था कि उन पर नज़र रखी जा रही है। उनके सेंसेस ऐसे तो गलत अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि इसी शक की वजह से नींद उनके आसपास भी नहीं भटक रही थी। दोनों नर्वस हो चुके थे। बार बार उन्हें एक ही फीलिंग सताए जा रही थी कि इस बीच घने जंगल में कोई उन्हें देख रहा है, और इस भावना ने उन्हें इतना घेर लिया कि इतने थके हुए होने के बावजूद भी सोने की बजाय वो कार से उतर गए और कुछ कदम जंगल के अंदर चलने लगे। 2-3 कदम चलने के बाद ही ईबो अपने मन ही मन बुदबुदाया, जान। तो जान ने भी अपने दिमाग में कहा, जानता हूँ। अब जान ने ईबो का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम ऐसे क्यों हमें देख रहे हो? बाहर आ जाओ। अब ईबो ने धीरे से जान को पोक किया, पर जान इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि ईबो भी डर गया। इतना ही नहीं, वो गुस्से में फिर से चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तो जान आगे बोलने वाला था, पर वो रुक गया। फिर वो कुछ सूंघने लगा। तभी घने जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम मदद मांगने के लिए आए हैं, जान चिल्लाया। तभी ईबो ने भी पीछे से कहा, बिल्कुल सही, हम ही किसी को परेशान नहीं करना चाहते, बस हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए। एक वेयरवुल्फ और वैम्पायर साथ में कौन से जवाब ढूंढना चाहते हो? उस आवाज़ ने पूछा। तो ईबो ने चिल्लाकर कहा, हम एक शी वुल्फ और उसके साथी वैम्पायर को ढूंढ रहे हैं जो एक दूसरे के मेट बन गए हैं। बस वो ही हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। अब जंगल के अंदर कुछ हलचल हुई, कदमों की आहट सुनाई दी। जान और ईबो ने ध्यान से उस आवाज़ को सुनना शुरू किया। तभी उन्हें अंधेरे से 2 आकृतियाँ चलकर आती हुई दिखाई दी। अब ईबो और जान का दिल बहुत बुरी तरह से धड़कने लगा था जब उन्होंने आखिरकार उन लेजेंड को अपने सामने पाया। हाँ, वो दोनों बिल्कुल उनकी आंखों के सामने थे। उस वैम्पायर ने पूछा, तुम क्या चाहते हो हमसे? अब जान ने अपने कपड़े उतारने शुरू किए और ईबो के हाथ में रखकर वो तुरंत वुल्फ में बदल गया। उस वैम्पायर ने आंखें बड़ी बड़ी करके जान की तरफ देखा। उसकी वाइट फर मूनलाइट में चमक रही थी। तभी वो वाइट शी वुल्फ जान के पास आई और उसे सूंघने लगी, जैसे कि वो दोनों आपस में बात कर रहे हो। थोड़ी ही देर बाद वो वाइट शी वुल्फ वापस जंगल में चली गई और उसके साथ वो वैम्पायर भी। पीछे से जान और ईबो भी उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर चलने लगे। लगभग आधा घंटा चलने के बाद वो जंगल में बने एक केबिन के पास पहुंच गए। अब वैम्पायर ने जान और ईबो को वहीं पर इंतज़ार करने के लिए कहा और वो दोनों उस केबिन के अंदर चले गए। तब तक जान भी अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुका था। तुरंत उसने अपने कपड़े भी पहन लिए। फिर थोड़ी देर इंतज़ार करके वह उस हट के अंदर चले गए। उन्होंने देखा वहाँ पर एक वुडन बेड पर एक बहुत बूढ़ी औरत, जिसके पूरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, वो बैठी हुई है। वो बहुत थकी हुई और कमज़ोर लग रही थी। फिर भी जान और ईबो को देखकर वो मुस्कुराई। उसने जान और ईबो को सोफ़ा पर बैठने के लिए कहा और वैम्पायर उस बूढ़ी औरत के पास बैठ गया। वहाँ पर सिर्फ एक मोमबत्ती थी, पर उसकी रोशनी में उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। वो वैम्पायर भी बहुत बूढ़ा हो चुका था। अब उस शी वुल्फ ने बात करना शुरू किया। हम दोनों कब से तुम दोनों की राह देख रहे थे। उस बूढ़ी शी वुल्फ का नाम मीरा था और वैम्पायर का ओलेग। उसने कहा, सच कहा। जान ने कहा, हमें आपके बारे में पता ही नहीं था। इस पर ईबो ने भी हाँ में सिर हिलाकर सहमति जताई। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने सच में लेजेंड को ढूंढ लिया है। उन्होंने पूरा रोमानिया इधर का उधर किया,
पर कुछ भी नहीं मिला। खैर इतनी मशक्क़त के बाद ही सही, पर उन्हें कामयाबी मिली। अब मीरा पूछने लगी, तुम दोनों यहाँ पर अपने बारे में और जानकारी जानने आए हो, है ना? शायद तुम ये जानना चाहते हो कि तुम दोनों को किस्मत ने क्यों चुना, और शायद ये भी कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार कैसे करने लगे और आगे क्या होने वाला है। तभी वो बोल पड़ा, और ये भी कि मौत हमें अलग ना करे। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगी। उस वक्त ईवो इतना एक्साइटेड था, साथ ही नर्वस भी था कि वो अपने पूरे लाइफ में इतनी भावनाओं के बवंडर में कभी नहीं फंसा था। एक ही वक्त पर वो जितना डर रहा था, उतना ही वो एक्साइटेड भी था कि कल क्या होगा। वो काफ़ी देर से मीरा की तरफ देख रहे थे, उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। अब ओलेग ने कांपते हुए हाथों से मीरा के सामने पानी का ग्लास पकड़ा। मीरा ने उससे एक घूंट पानी पिया। अब ओलेग ने उसे एक ब्लैंकेट ओढ़ाया और अब जाकर मीरा सेटल हो गई और अपनी कहानी बताने लगी। उसने कहा, वेल, मैं एक कहानी के साथ शुरू करना चाहूँगी। मुझे यकीन है तुम दोनों को ये ज़रूर पता होगी। ठीक है, जान और ईवो ने एक साथ कहा। जान ने तुरंत ईवो को अपने करीब खींच लिया, उसके नेक पर किस किया, फिर अपनी चिन उसने ईवो के शोल्डर पर रखी और वो मीरा की कहानी बताने का इंतज़ार करने लगा। मीरा ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक 4 से 5 साल का छोटा वाइट वेयरवुल्फ था। उसे पहली बार अपने दादाजी के साथ नाइट पेट्रोलिंग पर जाने की परमिशन मिल गई थी, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड था। वो जंगल में इधर उधर कूद रहा था और चांद की रोशनी में उसकी वाइट फर शाइन कर रही थी, जैसे कि अंधेरी रात में ज़मीन पर चांद सितारे उतर आए हो। वो अपनी ही दुनिया में मगन था, जब तक कि एक बहुत ही बदबूदार व्यक्ति ने उसका ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच लिया। वो एक वैम्पायर था जो अपने छुपने की जगह से बाहर आकर उसके सामने खड़ा हुआ। वो तुरंत दौड़कर अपने दादाजी के पीछे छुप गया। वो डर गया था, पर उसके दादाजी पैक लीडर थे जिनकी सिल्वर फर थी और वो बहुत पावरफुल भी थे। अब उस छोटे से वाइट वुल्फ ने ज़मीन में गड्ढा खोदना शुरू किया, क्योंकि उससे उस वैम्पायर की बदबू सही नहीं जा रही थी। उसने उस गड्ढे में अपना मुंह छुपा लिया जब तक उसकी सांस आनी नहीं बंद हुई। फिर उसने बाहर आकर अपने दादाजी के फर में नाक रब की, पर वो बदबू जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसके दादाजी उस वैम्पायर के साथ लड़ने लगे। उस लड़ाई में वो वैम्पायर मारा गया, पर उस वाइट वुल्फ पर उस बात का इतना असर हुआ कि उसने नाइट पेट्रोलिंग पर जाना ही बंद कर दिया। वो बस अपने बेडरूम की खिड़की पर बैठा रहता और सितारों को देखता। एक दिन टूटते तारे से उसने एक विश मांगी कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वैम्पायर आए जिसकी खुशबू रेड रोजेस की तरह हो, और फिर वो उस वैम्पायर से बहुत प्यार करेगा ज़िंदगी भर के लिए। मीरा मुस्कुराई, फिर उसने पानी का एक और घूंट पिया और फिर उसने अपनी कहानी शुरू की। थोड़े ही दिनों बाद एक और बच्चे ने जन्म लिया जिसकी गुलाबों सी खुशबू थी, बहुत फेंट। पर वो बच्चा इतना भी खुश नसीब नहीं था, क्योंकि ना तो उसकी माँ का उस पर ध्यान था, ना ही पिता का। बस एक था, बड़ा भाई, जो उससे बहुत प्यार करता था। वह अकेला था, तन्हा था, फिर भी उसे प्यार पर भरोसा था। वो जानता था कोई तो ऐसा होगा जो उसकी बहुत केयर करेगा। बढ़ती उम्र के साथ उसका एक दोस्त बन गया जो उसे बहुत प्यार करता था। वो खुद भी नहीं जानता था कि इस प्यार का क्या नाम है। उस बच्चे के लिए तो वो बस एक दोस्त था, पर जब उसका भाई अपने करियर की वजह से उससे दूर हो गया, तब वो लड़का उस बच्चे के लिए दोस्त से भी बढ़कर बन गया। पर फिर भी वो जिस प्यार को ढूंढ रहा था, वो उसे अपने दोस्त में नहीं मिल रहा था। सालों बीत गए, उस बच्चे का प्यार पर से भरोसा उठ गया। उसका परिवार टूट चुका था, वो अकेला पड़ गया था। फिर भी उसके दिल में जो प्यार के लिए तड़प थी, वो कभी कम नहीं हुई। पर दिल प्यार पर भरोसा करने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने शारीरिक सुख पाने का सोचा। पर किसी और ने उसके ये मंसूबे जान लिए और उस पर अटैक कर दिया। उस अटैक की वजह से
वो प्यारा सा लड़का रात का परिंदा बन गया, पर इससे वो और भी अकेला हो गया। अब वो इंसान भी नहीं था, न ही वो अपने जैसे किसी और के बारे में जानता था। पर अब भी उसका दोस्त उसके साथ था। उसके दोस्त ने बहुत कोशिश की, पर वो उस लड़के के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाया। अब वो क्यूट बच्चा जो वैम्पायर बन चुका था, नीति के थपेड़ों में इतना उलझ गया कि उसने प्यार का नाम तक लेना बंद कर दिया। सच है, ईवो धीरे से बोला। मीरा ने एक और घूंट पानी पिया, फिर जान और ईवो की तरफ देखकर बोली, पर उस क्यूट यंग वैम्पायर को जल्द ही कोई ऐसा मिल गया जो उसकी हर इच्छा पूरी करना चाहता है, जो ना सिर्फ हैंडसम था बल्कि एक वेयरवुल्फ भी था। बिना एक दूसरे की सच्चाई जाने वो एक दूसरे के साथ रात गुजारते हैं, बिना ये सोचे कि ये उनकी मीटिंग नाइट भी हो सकती थी, एक सिंपल मीटिंग बिना किसी रिचुअल्स के। वो दोनों भी अब एक दूसरे के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे थे। वो वैम्पायर तो वेयरवुल्फ को भुला देना चाहता था, पर वेयरवुल्फ उसे प्यार करने लगा था, और ये बात जानकर वो वैम्पायर भी खुश था। उसे अच्छा लग रहा था कि चाहे वो हाँ कहे या ना कहे, पर एक वुल्फ उसके लिए प्यार में पागल है, जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है। पहली बार उस वैम्पायर को एहसास हुआ कि वो भी किसी के लिए जान से भी ज़्यादा प्यारा है। अब जाकर उसका अकेलापन ख़त्म हो चुका था। मीरा चुप हो गई, तो ईवो ने पूछा, तो क्या मैं सिर्फ इसलिए इस दुनिया में आया क्योंकि जान ने बचपन में विश में मुझे मांगा था? मीरा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम दोनों का मिलना पहले से तय था। जान की विश सिर्फ इतनी थी कि वो तुम्हें वैम्पायर के रूप में पाना चाहता था, पर जैसा कि उसने सोचा था, एक छोटा सा प्यारा सा गुलाब की खुशबू वाला, वैसे तुम बन गए। पर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। तुम ऐसे बन गए क्योंकि जान ने तुम्हारे बारे में ऐसा विश किया था। पर सच बात यह है कि तुम दोनों को मिलकर अपनी डेस्टिनी को पूरा करना है। और वो डेस्टिनी क्या है? जान ने पूछा। अब ओलेग ने मुस्कुराकर मीरा की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी डेस्टिनी ये है कि तुम्हें वैम्पायर और वेयरवुल्फ के बीच में सुलह करवानी है और शांति कायम रखनी है। तुम दोनों पहले से ही मैटेड हो, बस ये तुम दोनों को पता नहीं है, क्योंकि एक वेयरवुल्फ और वैम्पायर को मेट बनने के लिए कुछ ज़्यादा खास रिचुअल्स नहीं होते। तुम दोनों ने एक रात साथ में गुजार दी, बस इतना ही काफ़ी होता है। पर क्या ये काफ़ी है? ईवो ने पूछा। तो मीरा ने हंसते हुए कहा, तुम ये जानने के लिए तो मरे ही जा रहे हो कि जान तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहेगा या नहीं। मैं जानती हूँ, और मैं तुम्हें बताऊँगी भी, क्योंकि ये जितना ज़रूरी है और आसान लगता है, उतना ही खतरनाक भी है। पर इससे पहले मैं तुम्हें ओलेग और मेरी कहानी बताना चाहूँगी। ठीक है, ईवो ने कहा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।